नमस्कार। ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ का पूरा फोरकास्ट के साथ अक्टूबर से दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी पे कितने साइक्लोन्स बन सकता है, कितने सिस्टम्स बन सकता है पोस्ट मॉनसून सीजन पे। इस साल का जो कंडीशन है वो कंडीशन और कौन से साल पे था और वो साल पे साइक्लोन्स कितने बने थे, क्या हुआ था, उसको कंपेयर करेंगे इस साल के साथ, जिससे समझने में आसानी हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पूरा देखेंगे तो पूरी डिस्कस आपको समझ आएगा, पूरा रिपोर्ट आप समझ पाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए अगर आप नए हो तो, ऐसे ही लगातार वीडियोस पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो साइक्लोन पर डिस्कस से पहले हम सितंबर महीने का पूरा फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आईएमडी ने जो फोरकास्ट दिया है सितंबर के लिए, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो पूरे भारत पे सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है पूरे सितंबर महीने पे। 109% से भी अधिक बारिश पूरे भारत के हिस्सों पे सितंबर महीने के आखिर तक देखने को मिल सकता है। और मैप पे भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु और आसपास के हिस्सों पे सामान्य से अधिक बारिश हो सकता है। बस उत्तर पूर्वी भारत के कुछ पार्ट्स के साथ केरला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के हिस्सों के साथ कर्नाटका के कुछ हिस्सों पे यहाँ पर थोड़ा सा कम बारिश हो सकता है, लेकिन फिर भी सामान्य बारिश हो सकता है। तो भारत के पूरे हिस्सों पे 109% से भी अधिक बारिश पूरे सितंबर महीने पे होने के चलते ठंड का असर भी दिखाई दे सकता है, टेम्परेचर कम रह सकता है। और मॉनसून का जो वापसी है, मॉनसून का वापसी का प्रक्रिया पे इस बार डिले होने की संभावना दिखाई दे रहा है। शायद 25 सितंबर से पहले मॉनसून का विड्रॉल होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि 20 सितंबर तक लगातार सिस्टम्स के चलते भारत के अलग अलग स्थानों पर बारिश जारी रह सकता है। इसीलिए अक्टूबर के मिड तक जाके मॉनसून का विड्रॉल प्रोसेस खत्म हो सकता है। अभी के हिसाब से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सितंबर मंथ पे बनने वाले सिस्टम्स और उनके ट्रैक्स पर बात करेंगे। तो ये मैप पे आप देख सकते हैं कि 3 सितंबर यानी आज एक लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर सक्रिय है। तो अगर आप 4 सितंबर को वीडियो देख रहे हैं तो लो प्रेशर और भी आगे बढ़ के राजस्थान और आसपास के पश्चिमी मध्य प्रदेश तक जा चुका होगा, और इसके असर से पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के महाराष्ट्र के हिस्सों के साथ आसपास के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश 4 सितंबर तक जारी रह सकता है। लेकिन 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर तक पूरे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ, सिंध के साथ, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों के साथ आसपास के हिस्सों पे जोरदार बारिश, अति भारी बारिश हो सकता है। फ्लडिंग रेनफॉल का संभावना हो सकता है। और ये सिस्टम 5 या 6 सितंबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और आसपास के सेंट्रल गुजरात के आसपास के हिस्सों पे एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इसलिए इसके असर से सबसे अधिक बारिश, भारी से अति भारी बारिश सेंट्रल गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और कच्छ के हिस्सों पे हो सकता है 4 से 8 सितंबर के दौरान तक, और फ्लडिंग रेनफॉल भी हो सकता है। और ये लो प्रेशर सिंध के हिस्सों से होके 10 सितंबर के आसपास जाके कमजोर हो सकता है, जिसके असर से पाकिस्तान के सिंध के हिस्सों पे भी भारी से अति भारी बारिश 8 सितंबर से 10 सितंबर के दौरान दिखाई दे सकता है। और 11 सितंबर तक मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पे सामान्य से काफी अधिक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकता है। और 12 से 13 सितंबर तक एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास पे कर सकता है, जो कि ऐसे ट्रैक फॉलो करके गुजरात से होके आगे जा सकता है। इसलिए इसके असर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ एडजॉइनिंग सिंध के हिस्सों पे अच्छी बारिश हो सकता है 12 से 20 सितंबर के दौरान तक। कई इलाकों पे भारी से अति भारी बारिश भी ये सब हिस्सों पे हो सकता है। और 20 से 30 सितंबर तक बारिश का इंटेंसिटी पे कमी आ सकता है कई जगह पर। और पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान के हिस्सों पे मॉनसून का विदाई का प्रक्रिया शुरू हो सकता है 20 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान तक, ये टाइम पर, क्योंकि ये टाइम पर कोई बड़ा सिस्टम का संकेत फिलहाल नहीं है।
बड़ा सिस्टम का फॉर्मेशन का संभावना कम है। अगर सिस्टम बनता है तो उसका ट्रैक उत्तर प्रदेश की तरफ रह सकता है। तो सितंबर महीने का पूरा फुल फोरकास्ट पर डिस्कस हमने कर लिया है दोस्तों। तो अब हम वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पोस्ट मॉनसून साइक्लोन सीजन का फोरकास्ट है उस पर चलिए पूरा डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, साइक्लोन सीजन पर फोरकास्ट देने से पहले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे क्लैरिटी और भी अच्छा है। यहाँ मैं फोरकास्ट के साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ओशियानिक कंडीशंस के आधार पर आपको जानकारी दूंगा जिससे क्लैरिटी और भी अच्छा है। वी ऑल नोज दैट कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कई सारे कंडीशंस जिम्मेदार होते हैं। ये चीज काफी कॉम्प्लेक्स है। इसका ट्रैक, इंटेंसिटी और प्रोबेबिलिटीज पर डिस्कस करना ओनली एक अनुमान ही होता है जो कि एक्चुअल सिचुएशन में अलग रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे कि बोला कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं, उसमें से एसएसटी, एमजीओ, केल्विन वेव, रोस्पी वेव से लेकर इंडियन ओशियन डाइपोल यानी कि आईओडी से लेकर एनसो का कंडीशन भी साइक्लोन का फॉर्मेशन पे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा नजर डालेंगे कि पिछले 12 साल के दौरान किस कंडीशन पे, कौन से ईयर पे कितने साइक्लोन बना था, उनका इम्पैक्ट कैसा था, कहाँ था, और इस साल का कंडीशन किससे मैच कर रहा है उसको कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी आइडिया होगा कि कंडीशन क्या है और ऐसे कंडीशंस पे क्या हुआ था और इस साल क्या हो सकता है। और लास्ट पे साइक्लोन का ट्रैक कहाँ पर हो सकता है, खतरा कहाँ पर होगा, उस पर भी आपको बताया जाएगा। तो 2013 से शुरू करेंगे। तो ये 2025 का इस साल का करंटली जो कंडीशन है वो एनसो न्यूट्रल है और आईओडी का कंडीशन नेगेटिव की तरफ झुका हुआ है और दिसंबर तक यही कंडीशन जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखा गया है कि जब जब एनसो न्यूट्रल कंडीशन रहा है पैसिफिक ओशियन पे, तब एनसो न्यूट्रल कंडीशन के दौरान साइक्लोनिक एक्टिविटीज बढ़ जाता है नॉर्थ इंडियन ओशियन पे। तो ये देखा गया है कि एनसो न्यूट्रल के टाइम पर साइक्लोन का फॉर्मेशन का प्रभाव बढ़ जाता है बंगाल की खाड़ी पे खास करके, क्योंकि ये कंडीशन पे पैसिफिक ओशियन से डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है केल्विन वेव, रोस्पी वेव का, और पैसिफिक ओशियन से काफी सारे डिस्टर्बेंस भी बंगाल की खाड़ी पे आते हैं और एनजीओ का सपोर्ट भी काफी रहने का रिकॉर्ड है। और इससे भी ज्यादा पास्ट पे कई सारे साइक्लोन्स न्यूट्रल एनसो के टाइम पर डेवलप्ड हुए हैं और साथ ही बड़े बड़े साइक्लोन्स का संभावना भी एनसो न्यूट्रल के टाइम पर सबसे अधिक रहता है बंगाल की खाड़ी पे खास करके। तो साफ साफ बोलूं तो एनसो न्यूट्रल कंडीशन पे ज्यादा साइक्लोन का खतरा रहता है पोस्ट मॉनसून सीजन पे, खास करके बंगाल की खाड़ी पे। तो वहीं पर आईओडी का रोल अरेबियन सी के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि 2013 से 2018, 2019, 2024 के टाइम पर जो आईओडी था वो मोस्टली पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ झुका हुआ था, इससे अरेबियन सी काफी एक्टिव था ये टाइम पर। लेकिन आईओडी नेगेटिव की तरफ झुका हुआ है ये साल, जैसे कि हमने बात किया अभी। इसलिए अरेबियन सी पे पोस्ट मॉनसून पे साइक्लोन या डिप्रेशन का नंबर्स काफी लिमिटेड रह सकता है। अगर पोस्ट मॉनसून सीजन पे अरेबियन सी पे कोई साइक्लोन नहीं भी हुआ तो मुझे इसमें हैरानी नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट एक साइक्लोन का एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। 2 हो गया तो हो जाए, बट 1 का संभावना हो सकता है, खास करके अरेबियन सी पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, खास करके अक्टूबर नवंबर के दौरान। जबकि बंगाल की खाड़ी पे अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर पे 2 से लेकर 4 साइक्लोन्स का खतरा रह सकता है, जिससे 1 या 2 साइक्लोन्स बंगाल की खाड़ी पे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि एनसो न्यूट्रल के टाइम पर बंगाल की खाड़ी पे पास्ट पे काफी साइक्लोन्स बने हैं और स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स भी बने हैं, इनका रिकॉर्ड्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एनसो न्यूट्रल और नेगेटिव आईओडी कंडीशंस और पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि साइक्लोन्स अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में फोरकास्ट करना या अनुमान लगाना ये जस्ट एक अनुमान ही होता है और रिजल्ट कुछ अलग भी निकल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ आता है कि जब पैसिफिक ओशन पे एनसो न्यूट्रल कंडीशन होता है तब बंगाल की खाड़ी पे पोस्ट मॉनसून सीजन अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पैसिफिक ओशन से आने वाले केल्विन वेव, रोस्पी वेव और दूसरे डिस्टर्बेंस बिना रुकावट के इंडियन ओशन तक पहुंच जाते हैं और साइक्लोन या सिस्टम बनाने पे सपोर्ट करते हैं।
इसी वजह से 2013 पे फाइलिन, हेलेन और लहर जैसे पावरफुल साइक्लोन्स बने थे, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। और 2018 पे तितली, गजा जैसे साइक्लोन्स तमिलनाडु और ओडिशा, आंध्र प्रदेश पे काफ़ी नुकसान किए थे और अरबियन सी पे लुबान भी बना था। और 2019 पे क्यार, महा जैसे साइक्लोन अरबियन सी पे बने थे और बुलबुल जैसा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी पे बना था, जिससे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों ये नोट करें कि ये 2013, 2018, 2019, 2024 में एनसो कंडीशन न्यूट्रल ही रहा था। ये नोट करें, ये साइक्लोन जो बने थे ये टाइम पर भी एनसो न्यूट्रल कंडीशन रहा था। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि जब कंडीशन न्यूट्रल रहता है एनसो का, तब कुछ ऐसा कंडीशन बनता है जिससे साइक्लोन के लिए कंडीशन पूरा फेवरेबल बन जाता है, खास करके बंगाल की खाड़ी पे। लेकिन इसके साथ अगर आईओडी का कंडीशन पॉजिटिव हो जाए तो अरबियन सी पे एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ जाता है साइक्लोन के लिए, जैसे कि 2019 पे हुआ था, हम सबको पता है जैसे। पर लेकिन आईओडी कंडीशन अगर नेगेटिव हो जाए तो अरबियन सी पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज कम हो जाता है। तो 2013, 2018, 2019, 2024 पे आईओडी का कंडीशन जो था वो मोस्टली पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ झुका हुआ था, जिससे अरबियन सी पे एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा था। इट मीन एनसो न्यूट्रल बंगाल की खाड़ी को सपोर्ट करता है साइक्लोन के लिए, और पॉजिटिव आईओडी और न्यूट्रल आईओडी अरेबियन सी को सपोर्ट करता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। और जब ये दोनों कंडीशन एक साथ एक्टिव हो जाए तो दोनों तरफ शक्तिशाली साइक्लोन बनने के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर है। तो इस साल क्या कंडीशन है वो देखेंगे। तो अभी एनसो का कंडीशन न्यूट्रल है और पूरे पोस्ट मॉनसून सीजन पे न्यूट्रल ही रह सकता है। आप मैप पे साफ साफ देख सकते हैं। इसी वजह से बंगाल की खाड़ी पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच काफ़ी एक्टिविटीज रह सकता है। 2 से 4 साइक्लोन का खतरा भी बना रह सकता है, इसमें से 1 या 2 स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। पैसिफिक ओशियन से बैक टू बैक सपोर्ट लो प्रेशर का आ सकता है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान तक बंगाल की खाड़ी। लेकिन क्योंकि आईओडी का कंडीशन नेगेटिव की तरफ झुका है, जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, और नेगेटिव आईओडी के चलते और नेगेटिव आईओडी कंटिन्यू कर सकता है पूरे पोस्ट मानसून सीजन, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो इसका मतलब यही है कि नेगेटिव आईओडी के चलते अरेबियन सी पे एक्टिविटीज काफी लिमिटेड रह सकता है, इसका चांसेस है। यानी कि अगर एक भी साइक्लोन बन गया तो हम नॉर्मल कह सकते हैं, इसमें उससे ज्यादा बनने की संभावना यहाँ पर कम है। ये मोस्टली अक्टूबर से एंड नवंबर के बीच में बन सकता है अरेबियन सी पे। तो इस साल का जो कंडीशन है उसके हिसाब से ज्यादा फोकस पूरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही रहेगा, और बंगाल की खाड़ी पे अक्टूबर से नवंबर मंथ पे ज्यादा एक्टिविटीज रह सकता है। बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि कंडीशन न्यूट्रल एनसो का बना हुआ है। खाली इतना ही नहीं बल्कि एमजीओ मेडन जूलियन ओसिलेशन का मैप को देखेंगे तो ये एक्सिस जी का ये फोरकास्ट के हिसाब से है। इसमें बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी पे एमजीओ का एक्टिविटीज सक्रिय होने जा रहा है अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान। ये मैप पे आप देख सकते हैं। इससे हम ये बोल सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही सिस्टम का सपोर्ट बढ़ेगा इसके चलते। और एसएसटी यानी सी सरफेस टेम्परेचर का कंडीशन यहाँ पर पूरा सपोर्टिव है हमेशा की तरह, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बंगाल की खाड़ी अरेबियन सी पे लगातार 28 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर लगातार एसएसटी का बना हुआ है। तो एक्चुअली खतरा कहाँ पर हो सकता है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान तक, इस पर एक छोटा रिसर्च किया गया है। ये मैप के हिसाब से दिखाने की कोशिश किया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच पे सिस्टम कितना फॉर्मेशन कर सकता है, कहाँ पर हो सकता है, उनका ट्रैक खतरा कहाँ पर रह सकता है, आप देख सकते हैं। लेकिन इंटेंसिटी पर फिलहाल कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये मैप के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अक्टूबर पे 2 से 3 सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी पे, और अरेबियन सी पे 1 सिस्टम बन सकता है। और ट्रैक बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का ट्रैक आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच रह सकता है, इसका संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्लाइमेटोलॉजी भी इसको सपोर्ट करता है। और अरेबियन सी पे 1 सिस्टम बन सकता है, लेकिन ये फिश टर्म हो सकता है, इसका कोई प्रभाव कहाँ पर होने की संभावना नहीं है। और नवंबर मंथ का फोरकास्ट को देखेंगे तो नवंबर मंथ पे 2 से 3 सिस्टम्स बन सकता है बंगाल की खाड़ी पे, जिसका ट्रैक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से, बांग्लादेश से, म्यांमार के बीच रह सकता है। और अरेबियन सी पे संभावना नवंबर मंथ पे बनने की सिस्टम का संभावना यहाँ पर कम है। और दिसंबर मंथ पे 1 या 2 सिस्टम मैक्स बन सकता है बंगाल की खाड़ी पे, और इसका ट्रैक श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच रह सकता है।
और इसका रेमिनेंट्स अरेबियन सी पे जाके सिस्टम का डेवलपमेंट भी करा सकता है दिसंबर महीने में। यानी कि पोस्ट मानसून सीजन काफ़ी एक्टिव रह सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें से 7 या 8 सिस्टम्स हमें देखने को मिल सकता है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान तक, और 7 से 8 सिस्टम में से 3 या 4 सिस्टम साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, खास करके बंगाल की खाड़ी पे। और अधिक खतरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पे रह सकता है इस सिस्टम के चलते। और इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बंगाल की खाड़ी पे 2 सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। इसमें से एक अक्टूबर पे बन सकता है और दूसरा नवंबर पे बन सकता है। इसे ज़्यादा इंटेंसिटी होने का संभावना यहाँ पर कम है, बट इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि इंटेंसिटी पर फोरकास्ट करना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड्स यही सजेस्टिंग कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और आसपास के हिस्सों पे सामान्य से अधिक के साथ आ सकता है। और ये साइक्लोन फोरकास्ट का पार्ट 2 आपको 15 सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, जहां पर आपको और भी क्लैरिटी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। पूरा देखा है तो आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिला होगा। तो फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो पे दोस्तों इतना ही। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।